सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वह हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उस पे जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे इस क्लास से और चैप्टर 2 में जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, सभी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो अभी या बाद में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों चैप्टर अलग अलग हैं, कोई रिलेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले चैप्टर 2 भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 2 जो है आपका वह है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। किसी घटना इवेंट के होने की संभावना, चांस को प्रायिकता कहते हैं। कोई घटना है उसके होने की कितनी संभावना है, इसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि अभी आपसे कोई बोले कि एक थैले में 6 लाल गेंदें हैं और 2 व्हाइट गेंदें हैं, अगर उसमें से हम एक गेंद निकाल रहे हैं तो वह कौन सी गेंद निकलेगी। तो आप सोचोगे कि लाल गेंदें ज्यादा हैं तो लाल गेंद हम बोल देते हैं, लाल गेंद ही निकलेगी। तो निकल तो व्हाइट भी सकती है ना। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि इस प्रकार से कि एक बॉल हम निकाल रहे हैं कौन सी बॉल निकलेगी, तो आप या तो पूरी कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि रेड बॉल निकलेगी क्योंकि आपको पता है कि थैले में रेड बॉल ज्यादा है, या फिर आप इस प्रकार से बोलोगे कि ज्यादा चांस है रेड बॉल निकलने का और व्हाइट बॉल निकलने का कम चांस है। इस प्रकार से आप उत्तर दोगे। तो यही जो ज्यादा और कम चांस है, संभावना जो है गेंद के लाल या सफेद होने की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। हम लोग गणित के रूप में जब इन्हीं चीजों को व्यक्त करते हैं, इसको आपको पता है कि गणित में हर चीजें अंकों में व्यक्त होती हैं, तो इसी चीज को जब हम अंक में लिख देंगे, जो चांस है लाल गेंद के आने का और जो चांस है सफेद गेंद के आने का, उसको जब हम गणितीय रूप में लिख देंगे तो वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपको दोस्तों सीखना है इस चैप्टर में। कोई नई चीजें नहीं है, आपके पास कॉमन सेंस है, अंदाजा है, आप चीजों को समझ सकते हो। जो रियल लाइफ में चीजें होती हैं उन्हीं को किस प्रकार से गणित में हम लोग निरूपित करते हैं, यही बस आपको सीखना है। जानते आप सारी चीजें हैं, बस आपको कुछ टर्म सीख लेनी है। जैसे आपने सीखा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपने यह टर्म सीखा ना, प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब इसी प्रकार के टर्म दोस्तों आपको आगे और मिलेंगे, उन्हें आपको सीखना है और किस प्रकार से हम किसी घटना की प्रायिकता निकालते हैं यह आपको सीखना है। तो आपने दोस्तों सीखा कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता किसी घटना के होने की जो संभावना होती है, जो चांस होता है, वही प्रायिकता होती है। अब प्रायिकता के बाद हम सीखेंगे प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि दोस्तों क्या होता है, किसी प्रयोग के बार बार किए जाने पर प्राप्त परिणामों के समुच्चय समूह को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट है दोस्तों हम लोग कर रहे हैं, तो उससे जो भी जितने भी प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, उस प्राप्त परिणामों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस कहते हैं। जिसे आप लोग उदाहरण से समझ लीजिए। अब इसे पहले जान लीजिए आपकी, इसे साधारण रूप से हम लोग एस से दिखाते हैं, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि को हम लोग एस से दिखाते हैं। और एस के अवयवों की संख्या, अगर यस में कितनी संख्याएं, कितने परिणाम आ रहे हैं यस में, यह अगर हमें दिखाना होता है तो एन ऑफ एस लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एन ऑफ एस से सूचित करते हैं, ठीक। यह आप समझ गए। अब देखिए प्रतिदर्श समष्टि आप समझिए, जैसे एक सामान्य पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। पासा दोस्तों आपको पता है, आप सभी ने लूडो खेला होगा।
इस प्रकार से पासा होता है और इसके 6 फलक होते हैं। एक पे 1 रहता है, एक पे 2 रहता है, एक पे 3 रहता है, एक पे 4 रहता है, एक पे 5 रहता है, एक पे 6 रहता है। तो किसी पासे को दोस्तों अगर हम बार बार फेंकते हैं तो उस पे क्या आ सकता है? अगर हम किसी पासे को फेंकने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उस पासे पे क्या क्या आ सकता है? उस पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यही दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। प्रतिदर्श समष्टि इसकी क्या हो जाएगी? एक पासे को फेंकने की जो घटना है, एक पासे को जब हम फेंक रहे हैं तो उसका प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा? कितने परिणाम आ सकते हैं पासे फेंकने पर? 6 परिणाम आ सकते हैं। तो यही जो 6 परिणाम होंगे यही हमारे क्या होंगे? प्रतिदर्श समष्टि। इसी को हम लोग बोलते हैं या इंग्लिश में सैंपल स्पेस बोलते हैं। यह बहुत जरूरी है दोस्तों प्रोबेबिलिटी निकालने में। सबसे महत्वपूर्ण रोल पहले आपको इसी का मिलेगा, प्रतिदर्श समष्टि निकालने का। कि कोई भी सिचुएशन देखोगे, कोई भी प्रश्न आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको यही समझना है, प्रतिदर्श समष्टि ही समझना है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। ठीक है, आगे प्रश्न आप करोगे तो समझोगे। अब इसके आगे आपने देखा, प्रोबेबिलिटी देख लिया, प्रतिदर्श समष्टि आपने देख लिया। अब देखिए घटना क्या होता है। घटना कोई इवेंट क्या होता है? किसी प्रयोग में प्राप्त सभी भिन्न परिणामों को एक घटना कहते हैं। इसे साधारण रूप में ई से सूचित किया जाता है। अब दोस्तों एक पासा मान लेते हैं आपने फेंका, ठीक, तो उस पे 3 आता है मान लेते हैं। तो किसी पासे को फेंकने के बाद 3 प्राप्त जब होगा तो यह एक घटना होगी, एक इवेंट होगा। ठीक है, तो किसी भी सैंपल स्पेस में प्रतिदर्श समष्टि में जो परिणाम आपको प्राप्त होते हैं उन्हीं परिणामों को हम लोग क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं, घटनाएं कहते हैं। तो किसी एक पासे को फेंकने पे कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 6 घटनाएं हो सकती हैं या 6 परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सूत्र देखिए, फॉर्मूला देखिए। किसी घटना के होने की संभावना क्या होती है? किसी पासे पे मान लेते हैं 3 आने की संभावना अगर हमें निकालना हो तो किस प्रकार से हम निकालेंगे? तो किसी घटना के होने की संभावना निकालने के लिए सूत्र है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, कि वह घटना कितनी बार घट सकती है, और बटे में रहेगा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। मतलब क्या क्या संभव परिणाम है, सभी जो प्रतिदर्श समष्टि है उसकी संख्या हमको लिखनी होती है। जैसे अब इसी सूत्र को दोस्तों आगे हम देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रायिकता का फॉर्मूला बनेगा अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। किसी भी घटना का आपको प्रायिकता निकालना है तो उसके अनुकूल कितनी घटनाएं घट रही हैं, दिए गए सिचुएशन में कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो उस दिए गए सिचुएशन में घट रही हैं, और उस सिचुएशन में कुल कितनी घटनाएं घट सकती हैं वह बटे में रहेगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। एस क्या है? सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि है। ठीक है, तो वही चीज लिखा है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। ठीक, इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी का सूत्र। अभी आगे हम प्रश्न देखने वाले हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए कि घटनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं। तो यहाँ पे 2 मुख्य घटनाएं आप समझिए कि अब असंभव घटना क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? किसी हफ्ते में 8 दिन का होना, यह क्या है? असंभव है। किसी हफ्ते में 7 ही दिन तो होते हैं, तो ऐसे इवेंट जो होंगे उन्हें हम असंभव घटनाएं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं जो हो ही नहीं सकती उनको हम लोग क्या कहते हैं? असंभव घटनाएं या इम्पॉसिबल इवेंट। इनकी जो प्रायिकता होती है वह 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? ऊपर हम लोग लिखते हैं एन ऑफ ई।
अनुकूल इवेंट बटे कुल इवेंट, ठीक है, n ऑफ s। तो ऊपर जो अनुकूल इवेंट है वह 0 होगा, तो इसका पूरा मान जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का वह 0 हो जाएगा। जब कोई घटना हो ही नहीं सकती है तो मतलब उसकी संख्या क्या होगी, होने की अनुकूल घटनाओं की संख्या क्या होगा, शून्य होगा। तो असंभव जो घटनाएं होती हैं उसकी प्रोबेबिलिटी शून्य होती है, यह आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए निश्चित घटनाएं, श्योर इवेंट, मतलब यह घटना होगी ही होगी, यह तय होता है। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित घटनाएं। जैसे अगले हफ्ते में मंडे आएगा, तो निश्चित है कि मंडे आएगा ही आएगा, ठीक। जो निश्चित घटना होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, और जो असंभव घटना होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, ठीक है। तो प्रायिकता का मान जो हम लोग गणितीय रूप में निकालते हैं दोस्तों, वह हमेशा क्या आता है, वह जो असंभव घटना है 0, उससे प्रायिकता का मान हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। P ऑफ E, किसी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वह हमेशा 0 से बड़ा, या फिर जो निश्चित घटनाएं होती हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उससे छोटी होती हैं, ठीक है, और बराबर भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम नीचे लगा देंगे। ये आपको पता है दोस्तों, स्मॉलर देन का साइन होता है और ये ग्रेटर देन, ठीक है। और चिन्ह हम बनाते हैं स्मॉलर देन का, इसी में अगर नीचे हम लोग इस प्रकार से लाइन बना देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि ये जो संख्या है ये इसके बराबर भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वह 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो हो ही सकता है, साथ ही साथ 0 के बराबर और 1 के भी बराबर हो सकता है। जो असंभव घटना है और जो निश्चित घटना है उस केस में 0 और 1 के भी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी, अभी आपने देखा। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वह हमेशा 0 से बड़ा या बराबर या फिर 1 के बराबर या उससे छोटा होगा। यह आप लोग देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वह 0 से 1 के बीच में आएगी, या फिर 0 या 1 हो सकती है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, एक बैग में 20 रंगीन गेंदें हैं जिसमें 8 लाल, 7 नीली, 3 हरी और 2 सफेद हैं। बैग में से एक गेंद निकाली जाती है। तो अब यहाँ पे पहला प्रश्न है कि गेंद लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी। अब बोल रहा है कि एक गेंद, अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में बोल रहा है कि एक बैग में 20 रंगीन गेंदें हैं जिसमें 8 लाल हैं, 7 नीली हैं, 3 हरी हैं, 2 सफेद है। तो अगर एक गेंद अगर हम निकाल रहे हैं बैग से तो वो गेंद जो है वह लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता है, यह पहले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या हो जाएगा, N ऑफ E और बटे में N ऑफ S, सैंपल स्पेस, मतलब कि कुल घटनाएं, मतलब कि अनुकूलित घटनाएं, मतलब कि अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ठीक है। तो अनुकूल घटनाएं, अब आपको ये ध्यान देना है कि बैग में कितनी लाल गेंदें हैं। तो बैग में 8 लाल गेंदें हैं। तो जब एक गेंद निकाली जा रही है बैग में से, तो इन 8 गेंदों में से कोई भी एक लाल गेंद अगर निकल आती है तो क्या होगी, वह गेंद लाल होगी। तो इसलिए यहाँ पे अनुकूल घटनाओं की जो संख्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, 8, ठीक है। जो हमें लाल गेंद निकालना है, लाल गेंद के आने की प्रायिकता हम देख रहे हैं ना, तो लाल गेंद हम मान लेते हैं यहाँ पे 8 चांस ऐसे हैं, 8 गेंदें ऐसी हैं जो लाल आ सकती हैं, ठीक है। और कुल गेंदें कितनी हैं, 20 है। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा बटे में। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, 8 बटे 20, 4 से कट जाएगा दोनों, तो 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20,
आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो यह हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगी 2/5, या फिर इसे आप 0.4 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि अगर एक बैग में जिसमें 20 गेंदें हैं 4 अलग अलग रंग की, तो उसमें से एक गेंद जो लाल रंग की है उसके निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो जितनी लाल गेंदें हैं बैग में बटे बैग में कुल कितनी गेंदें हैं, यह हम लोग लिख देंगे। क्योंकि यही दोस्तों मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में बताया है कि हम लोग अनुपात लेते हैं जो हमारे अनुकूल इवेंट होते हैं। हमारे अनुकूल क्या इवेंट है? यहाँ पे हमें लाल गेंद चाहिए, लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है, तो हमारे अनुकूल जो इवेंट है वह 8 इवेंट हैं। 8 गेंदें, हम 8 गेंदों में से कोई भी गेंद निकल आएगी तो वह लाल ही होगी, ठीक, जो हमें चाहिए पहले प्रश्न में। फिर हमें देखना है कि कुल कितने संभावनाएं हैं, कितने प्रकार के इवेंट हो सकते हैं, कितनी गेंदें हैं यहाँ पे कुल, तो 20 बटे में 20 हो गया। अब दूसरा प्रश्न इसी में देखिए, गेंद नीली हो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो यहाँ पे नीली गेंदें कितनी है? 7 गेंदें नीली हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब नीली गेंदों की अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं P ऑफ E। नीली गेंदें हैं 7 और कुल गेंदें हैं 20, तो ये हो जाएगा 7/20। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, गेंद नीली ना होने की प्रायिकता होगी। अब यह प्रश्न दोस्तों थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, गेंद नीली ना होने की प्रायिकता होगी, मतलब कि गेंद नीली ना हो और चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, बस हमारी गेंद जो हो वह नीली नहीं होनी चाहिए। तो नीली ना हो तो क्या हो सकती है? लाल हो सकती है, हरी हो सकती है और सफेद हो सकती है। तो आप बाकी गेंदों की, नीली गेंदों को छोड़ के बाकी गेंदों की संख्या आप निकाल लीजिए। तो 20 में से 7 घटा देंगे 13, या फिर आप लाल गेंदों और हरी गेंदों और सफेद गेंदों की संख्या जोड़ लीजिए, 8 और 3 11 और 2 13। तो चाहे जैसे आप निकालेंगे, 13 गेंदें ऐसी हैं जो नीली नहीं हैं, दूसरे रंग की गेंदें हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि गेंद नीली ना हो, तो यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि ऐसी गेंदें जो नीली नहीं है उनकी संख्या कितनी है? 13, और बटे कुल गेंदें कितनी है? 20। तो 13/20 क्या हो जाएगा? ऐसी गेंद निकलने की संभावना हो जाएगी झोले में से 13/20। दोस्तों यहाँ पे क्या है? 13/20 नीली गेंद ना निकलने की संभावना है। झोले से अगर एक गेंद हम निकालते हैं तो 13/20 संभावना है कि नीली गेंद ना निकले, ठीक। अब इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, गेंद हरी हो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो हरी गेंदों की संख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पे हरी गेंदों की संख्या कितनी है प्रश्न में? झोले में कितनी हरी गेंदें हैं? 3। अब यहाँ पे हमारे अनुकूल जो घटनाएं हैं उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या है 3, और बटे कुल संभावनाएं कितनी है? 20। 3/20 आ जाएगा। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, गेंद हरी ना होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे हरी गेंदें कितनी हैं? 3, और हरी को छोड़ने के बाद कितनी गेंदें हैं? 20 - 3 कर लीजिए, 17। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या संभावना होगी कि गेंद हरी ना निकले? तो P ऑफ E कितना हो जाएगा? 17 गेंदें ऐसी हैं जो हरी नहीं है, और बटे कुल गेंदें कितनी हैं? 20। 17/20 क्या हो जाएगा? संभावना हो जाएगा कि एक गेंद हम झोले से निकालते हैं, वह गेंद हरी नहीं है। यह संभावना हो जाएगा गेंद हरी ना होने की, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हम क्या टॉपिक देखने वाले हैं। किसी सिक्के के उछालने पर शीर्ष, या जिसे चित्त बोलते हैं या इंग्लिश में हेड बोलते हैं, या पुच्छ, पट, टेल के ऊपर आने की संभावना का बोध, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और टेल आफ्टर टॉस ऑफ ए कॉइन।
एक सिक्का उछालने पर दोस्तों हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, इससे आधारित इससे जुड़े हुए प्रश्न हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए, सिक्का आप सभी लोग जानते हैं, सिक्के में ये क्या होता है, सिक्के में ये होता है हेड। हेड जिसे हम लोग हिंदी में शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कह लीजिए आप, या फिर इसे चित्त हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो ये हेड हो गया। अशोक स्तंभ जिस पे रहता है उसे हम लोग हेड कहते हैं। ठीक, और इसके पीछे वाला जो भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टेल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं पुच्छ या पट्ट। पुच्छ बोल दीजिए आप, या फिर इसे पट्ट बोल दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न को समझने के लिए, प्रश्न की भाषा समझने में आप लोग को दिक्कत ना हो, और आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि ये एक सिक्का है। इसी को यहाँ पे जब हम लोग उछालते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है। तो सिक्का उछालने पर, तो यहाँ पे आप देखिए, एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। तो एक सिक्के को उछालने पे दोस्तों क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, सैंपल स्पेस क्या होगा उसका, प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो एक सिक्के को उछालने पे आपको पता है दो चीजें मिल सकती हैं, चित्त हेड या फिर पट्ट या फिर टेल। चित्त या पट्ट, हेड या टेल आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप सैंपल स्पेस क्या होगा, H, D लिख सकते हैं। और N ऑफ S क्या होगा, N ऑफ S कितने नंबर ऑफ इवेंट हैं, तो 2 इवेंट हैं। प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं चित्त आने की संभावना क्या है। तो चित्त आने की संभावना, अगर आपको हेड आने की संभावना निकालने को कह दे कि एक सिक्का उछाला गया है उस पे हेड आएगा, इसकी क्या संभावना है। तो अनुकूल घटनाएं क्या है, एक, मान लेते हैं सिक्का हमने उछाला और उस पे हेड आ गया। ठीक, तो ये हो गया एक घटना। और कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, कुल घटनाएं 2 हो सकती हैं। उस पे टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो कुल घटनाएं हमने लिख दिया 2। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गया, हेड आने की जो संभावना है किसी सिक्के को उछालने पे, एक सिक्का आपने हवा में उछाला, वह जमीन पे गिरता है, तो उस पे हेड आने की जो संभावना होगी वह 1/2 होगी, या 0.5 लिख लीजिए आप, या इसे प्रतिशत में बदलना है तो 0.5 में 100 का गुणा कर लीजिए और प्रतिशत आगे लगा दीजिए, यानी कि 50% चांस है कि उस सिक्के पे हेड आए। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा। इसी प्रकार से पट्ट आने की संभावना क्या होगी, पट्ट आने की संभावना, पट्ट अगर सिक्के पे आ जाता है, यह क्या होगा, यह एक इवेंट होगा। एक सिक्का हमने उछाला है हवा में, अब इस पे टेल आता है, इसकी संभावना क्या है, इसका इवेंट क्या है, एक है, और कुल इवेंट कितने हैं, 2 है। तो पट्ट आने की संभावना क्या है, 50% है। ठीक, 1/2 है प्रोबेबिलिटी टेल आने की। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए कि एक सिक्का अगर हम उछालते हैं तो 50-50 चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, तो यह एक्सपेरिमेंट दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्कों को एक साथ हवा में अगर उछालते हैं, तो जब सिक्के नीचे गिरेंगे जमीन पे, तो इस पे क्या क्या आ सकता है। तो इस पे दोस्तों आपका प्रश्न भी पूछा है, आपके 2018 में इसी पे प्रश्न पूछा है कि 2 सिक्कों को उछालने पे क्या परिणाम प्राप्त होंगे। 2018 में देखिए सीधे सीधे आपसे प्रतिदर्श समष्टि पूछा है, सैंपल स्पेस पूछा है। तो एक सिचुएशन आपको दी गई है, इसका प्रतिदर्श समष्टि आपको निकालना है। तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, अब देखिए पहले सिक्के पे क्या आ सकता है, मान लेते हैं पहले सिक्के पे हेड आता है, तो दूसरे सिक्के पे क्या आ सकता है, दूसरे सिक्के पे हेड या टेल आ सकता है। तो पहले मान लेते हैं हम लोग दूसरे सिक्के पे हेड आया, और पहले सिक्के पे हेड आ रहा है, तो दूसरे सिक्के पे अब हम लोग मान लेते हैं कि टेल आ सकता है। ठीक, इसी प्रकार से अब हम मान लेते हैं कि पहले सिक्के पे टेल आया होगा। ठीक, तो दूसरे सिक्के पे क्या आ सकता है, दूसरे सिक्के पे भी टेल आ सकता है,
या फिर पहले सिक्के पे टेल आया होगा तो दूसरे सिक्के को बदलिए, दूसरे सिक्के पे हेड आया होगा। यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं दोस्तों, आप सोच के देखिए तो आपको यही 4 तरीके मिलेंगे जिससे जो परिणाम आ सकते हैं। या फिर दोनों पे हेड आएगा दोनों सिक्कों पे, या फिर पहले सिक्के पे हेड आएगा दूसरे सिक्के पे टेल आएगा, या फिर दूसरे सिक्के पे हेड आएगा और पहले पे टेल आएगा, या दोनों पे टेल आ जाएगा। ठीक, तो ये जो 4 पॉसिबिलिटीज हैं यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि पहले सिक्के पे हेड आएगा और दूसरे सिक्के पे टेल आएगा, ये एक इवेंट हो सकता है। या फिर पहले सिक्के पे हेड आए दूसरे पे भी हेड आए, एक इवेंट ये हो सकता है। या फिर पहले सिक्के पे टेल आए और दूसरे सिक्के पे हेड आए, यह एक इवेंट हो सकता है। या दोनों पे टेल आए, यह एक इवेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दो सिक्कों के उछालने पे निम्न 4 घटनाएं इवेंट पॉसिबल हैं, 4 परिणाम आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसको एक प्रकार से और हम लोग निकाल सकते हैं टू द पावर n। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इससे हम लोग प्रतिदर्श समष्टि की संख्या निकालते हैं, n ऑफ s निकालते हैं। और n का क्या है, यहाँ पे n है सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए अगर n 1 होता है तो क्या आता है, प्रतिदर्श समष्टि 2 आता है। ठीक, अगर n यहीं पे 2 हो जाएगा तो 2 के घाते 2 आ जाएगा, तो 2 के घाते 2 कितना हो जाएगा, 4। अगर n 3 हो जाएगा, 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो n के घाते 3 आ जाएगा, यानी कि 8। 3 सिक्कों को अगर एक साथ उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस मतलब 8 इवेंट होंगे, 8 तरीके के परिणाम हमको प्राप्त होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रतिदर्श समष्टि हम लोग किस प्रकार निकालेंगे 2 सिक्कों के केस में, या फिर 3 सिक्कों का भी मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले 2 सिक्कों का केस दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 सिक्कों को एक बार एक साथ उछाला जाता है तो अगर 2 सिक्कों को एक साथ हवा में उछाला जाता है तो दोनों जब जमीन पे गिरेंगे तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाएगा, या फिर पहले पे टेल आएगा तो दूसरे पे हेड आ जाएगा, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है। यही 4 चीजें पॉसिबल हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो निम्न प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। 2 सिक्कों को दोस्तों यहाँ पे एक साथ उछाला जा रहा है और आपसे पूछ रहा है पहले प्रश्न में दोनों सिक्कों के चित्त आने की क्या प्रायिकता है। दोनों सिक्कों के चित्त आने की मतलब दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है, और पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, और पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रतिदर्श समष्टि। और n ऑफ s क्या हो गया, n ऑफ s 4 हो गया। 4 तरीके की घटनाएं यहाँ पे परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब p ऑफ e हम लोग निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है n ऑफ e नंबर ऑफ e मतलब कि अनुकूल घटनाएं और बटे में n ऑफ s कुल घटनाएं। तो अब पहला हम सॉल्व करेंगे। पहला जो प्रश्न हमको दिया गया है इसमें क्या है, दोनों सिक्कों के चित्त आने की घटना है। तो दोनों सिक्कों पे हेड कितने केस में आ सकता है, केवल एक केस ऐसा है कि जिसमें दोनों सिक्कों पे हेड आए, तो n ऑफ e 1 हो जाएगा और n ऑफ s क्या है, 4 है। तो यहाँ पे दोनों सिक्कों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, या इसे लिख सकते हैं 0.25, या फिर परसेंट में इसे हम लोग लिखें तो 100 से गुणा कर दें और आगे परसेंट लगा दें, यानी कि 25% चांस है कि दोनों
सिक्कों पर हेड आएगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, दोनों सिक्कों पे पट्ट आने की क्या प्रायिकता है, संभावना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम दूसरे प्रश्न को भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, दोनों सिक्कों पे पट्ट आने की संभावना, तो कितने केस में दोनों सिक्कों पे पट्ट आ सकता है, केवल एक केस ऐसा है जिसमें दोनों सिक्कों पे पट्ट आ सकता है। और बटे में दोस्तों क्या आएगा, कुल संभावनाएं कितनी हैं, 4 तरीके के इवेंट हो सकते हैं, 4 तरीके के परिणाम हमको मिल सकते हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.25। ठीक, अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, एक सिक्के के चित्त तथा दूसरे के पट्ट आने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे दोस्तों बोला है एक सिक्के के चित्त यानी कि हेड और दूसरे सिक्के के टेल आने की क्या संभावना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर नहीं किया है कि पहले सिक्के पे हेड आना है और दूसरे पे टेल आना है। यहाँ पे केवल इतना बोला है कि एक सिक्के पे हेड आना चाहिए, दूसरे पे टेल आना चाहिए। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, ऐसी 2 घटनाएं यहाँ पे देखिए, पहले पे हेड आया है, दूसरे पे टेल आया है, और पहले पे टेल आया है, दूसरे पे हेड आया है। ठीक, लेकिन हमारा जो कंडीशन है वह दोनों ही केस में फुलफिल हो रहा है, चाहे पहले पे हेड आए या दूसरे पे हेड आए। ठीक है, उससे हमें नहीं मतलब है, हमें बस मतलब है यहाँ पे प्रश्न में एक सिक्के पे चित्त आना चाहिए और दूसरे पे पट्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यह जो 2 इवेंट हैं, यह दोनों इवेंट हमारे इस प्रश्न की ये जो सिचुएशन दिया है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यह जो दोनों इवेंट हैं, यहाँ पे जब हम इवेंट काउंट करेंगे, जो अनुकूल घटनाएं होंगी जब हम लोग काउंट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम 2 घटनाओं को लेंगे। अगर यहीं पे प्रश्न में कहा होता कि पहले पे चित्त और दूसरे पे पट्ट आए, इसकी क्या संभावना है, तो यहाँ पे केवल एक ही इवेंट, एक ही हम लोग इसी को केवल काउंट करते हैं। ठीक, आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे केवल इतना बोल दिया है कि एक सिक्के पे चित्त आना चाहिए, दूसरे पे पट्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे अनुकूल कितनी घटनाएं हैं, 2 घटनाएं हैं। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा, और नीचे कुल घटनाएं 4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 50% चांस यही है कि एक सिक्के पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने आज आपको चैप्टर 2 में बता दिया कि प्रायिकता क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, इवेंट क्या होता है, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यह आपने जान लिया। और प्रोबेबिलिटी जब हम लोग निकालते हैं तो वह हमेशा 0 से 1 के बीच में क्यों आता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। और किस प्रकार से प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और सिक्के के साथ जो प्रश्न जुड़े होते हैं, सिक्के को हम लोग हवा में उछालें, 2 सिक्कों को एक साथ उछालें, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, और साथ ही हम लोग देखेंगे एक पासे को 2 पासे को एक साथ फेंकने में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, आपके इस चैप्टर में किस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न बनते हैं, और अभी तक दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि सभी दोस्त आपके इसी प्रकार से आसान भाषा में गणित का जो टफ टॉपिक आप लोग को लगता है प्रोबेबिलिटी, वह आसान भाषा में सभी लोग पढ़ पाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी जो ये नोट्स बन रहे हैं सभी विषय आपको हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आपको पता है, आप लोगों को अगर यह नोट्स चाहिए, सभी 8 सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, तो यह आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप पे एक कोर्स अपलोड है, डीएलएड 4 सेमेस्टर स्टडी नाम से। उस कोर्स में आप इनरोल हो जाइए, उस कोर्स को परचेज कर लीजिए। आपको सभी
जितनी भी क्लासेस हैं सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगे। हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट मिलेगा। हर एक विषय में दोस्तों आपको सभी चैप्टर्स की क्लासेस मिलेंगी। सभी चैप्टर्स की क्लासेस के बाद उस चैप्टर का हम नोट्स आपको देंगे, उस चैप्टर का टेस्ट देंगे। तो सभी सुविधाएं ऐप पर अवेलेबल हैं। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें और कोर्स को परचेज जरूर कर लें, जिससे हम लोग भविष्य में और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है, तो ऐप में आपको बिना डिस्टरबेंस के पढ़ाई करने को मिलेगा, खुद को परखने का मौका मिलेगा आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही दोस्तों जुड़े रहिए, चैनल पे बने रहिए, सभी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।